हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरीन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा दूसरा टॉपिक, क्योंकि लॉकडाउन चल रही है, काफी दिनों से चल रही है, तो घर में बैठे सभी लोग इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो फॉर अ चेंज क्यों ना एक ऐसा टॉपिक पढ़ ले जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर है अभी हम लोगों के मूड स्विंग्स के साथ। हाँ, क्योंकि हम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं घर बैठे, तो आज हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। थोड़ा चेंज होगा, टिपिकल वही बोरिंग लग रहा होगा कि सेम सब्जेक्ट्स पढ़े जा रहे हैं। जो लोग भी अपना जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो उनको हो सकता है सेम सब्जेक्ट बहुत दिन से कंटिन्यू करने से बोरिंग लग रही हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो घर में बैठ के। तो सेम मेरे साथ भी है। मुझे लगा मैं सीआरपीसी और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यही सब देखते देखते मुझे भी थोड़ा चेंज लगेगा। और एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे लगा इस टाइम से ज्यादा अच्छा टाइम और कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्यों ना डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को डिस्कस कर लिया जाए। और साथ ही ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इवन जुडिशरी के जो मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के ऊपर जो है हम लोगों को आंसर्स लिखने पड़ते हैं। क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड काफी बार पूछा जा चुका है, कई स्टेट में पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो सबसे पहला चीज तो ये सुनिए कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है ये इंग्लिश लॉ का है। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका वर्णन है सेक्शन 56 में, जिसको कि कहा जाता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इस एक्ट का ऐसा एक्ट कोई कुछ ऐसा कर रहा है जिसको कि निभा पाना, जिसका कि कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सपोज इसका बहुत सारा इलस्ट्रेशंस दिया हुआ है। उसका सबसे पहले आप लोग बेयर एक्ट खोल के जरूर देख रहे होंगे, साथ में बेयर एक्ट लेके ही बैठिए तो ही समझ में आएगा कि कौन सा इलस्ट्रेशन अभी मैं दे रही हूँ या कौन सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का या फिर एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट का सबसे पहला इलस्ट्रेशन देखिए। ये लिखा है A agrees with B to discover treasure by magic. The agreement is void. Obviously, क्योंकि इस सेक्शन का मेन चीज है कि कोई भी एग्रीमेंट जिसको करने के लिए मतलब एग्रीमेंट वो करना पॉसिबल ही ना हो, वो void हो जाएगा। तो एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज void। तो क्या इलस्ट्रेशन में है कि ए एग्री करता है बी के साथ कि वो लोग मैजिक करके ट्रेजर निकाल के ले आएंगे। ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ट्रेजर मतलब खजाना निकालेंगे मैजिक करके। तो क्या ये वास्तव में पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? तो ये एग्रीमेंट, इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट करना बिल्कुल वाइड होगा। यही पहला कह रहा है, पहला पार्ट ऑफ सेक्शन 56। सेकेंड पार्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। कोई एक्ट, कोई एग्रीमेंट के बारे में जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं, वो तब तो इम्पॉसिबल नहीं है जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स वो इम्पॉसिबल हो जाता है। इसको समझने के लिए इसका एग्जांपल इलस्ट्रेशन आप लोग भी देखिए। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो शादी करेगा, ठीक है, लेकिन शादी करने से जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ए और बी की शादी हो जाएगी, उस समय तक तो सब कुछ ठीक था। बाद में क्या होता है, शादी से पहले कुछ दिनों पहले ही जो है सपोज ए पागल हो जाता है, ए बिकम्स मैड। तो क्या उस समय पॉसिबल होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना? नहीं होगा ना। तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट जो ए और बी के बीच में हुआ था वो वाइड हो जाएगा। और ये इसको समझाता है कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल, क्योंकि उस समय अनलॉफुल या इम्पॉसिबल दोनों में से कुछ भी नहीं था, लेकिन बाद में हो गया। ये सेकेंड पॉइंट ऑफ 56 सेक्शन बता रहा है। थर्ड पॉइंट बताता है कंपेंसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। ठीक है, जहां पे एक पर्सन ने प्रॉमिस किया टू डू समथिंग विच ही न्यू, उसको खुद को पता था, लेकिन विथ रीजनेबल डिलीजेंस माइट हैव नोन एंड विच द प्रॉमिसर डिड नॉट नो। सपोज ए बी के साथ शादीशुदा है ऑलरेडी से, और ए ने सी को दिलासा दिया या प्रॉमिस किया कि हाँ वो सी के साथ शादी करेगा, लेकिन ए और बी का जो शादी है वो लोग जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वहां पे पॉलीगैमी अलाउड नहीं है, तो वो तो लीगली वो शादी नहीं कर सकता है सी के साथ। तो यहाँ पे ए को जो है वो लॉस कंपेंसेशन देना होगा सी को, ठीक है। ए मस्ट मेक कंपेंसेशन टू बी फॉर द लॉस कॉज टू हर बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस। तो यहाँ पे बी को कंपेंसेशन देगा। मैंने आप लोगों को सी बताया तो वो आप लोग समझ रहे हैं, जिसके साथ वो नहीं कर पाया शादी उसको कंपेंसेशन देगा, क्लियर।
तो ये हो गया 3 पार्ट में। सबसे पहला जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसी समय ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जो कि फुलफिल करना पॉसिबल ना हो। सेकंड पार्ट में ये बताया गया कि जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे उस समय तो पॉसिबल था, लेकिन आफ्टरवर्ड्स इम्पॉसिबल या अनलॉफुल हो जाता है तो भी वो वॉइड हो जाएगा। और थर्ड पार्ट ये बताता है कंपेंसेशन फॉर लॉस करेगा अगर वो नॉन परफॉर्मेंस कर रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, जो उसको पता है इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है, तो वैसा कोई प्रॉमिस अगर वो कर दिया है जो उसको खुद को पता है ये नहीं कर सकता है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए या वैसे एग्रीमेंट के लिए उसको कंपेंसेशन देना होगा। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है हमारा इंग्लिश लॉ का है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो जो फ्रस्ट्रेशन है इसका क्या मीनिंग है? It means that a contract has ceased to bind the parties because the common basis on which by mutual understanding it was based has failed। दो पार्टीज के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह से फुलफिल करेंगे। सपोज वो कॉमन ऑब्जेक्ट, ये जो भी दोनों पार्टीज के माइंड में था वो नहीं हो पा रहा है फुलफिल, वो ही फेल हो चुका है, कॉमन ऑब्जेक्ट ही फेल हो चुका है, उस केस में उसको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के तहत उसको कैंसिल कर दिया जाता है। यही है फ्रस्ट्रेशन का मेन मीनिंग। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट केस है जिसको कि सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सराहा गया है। उस केस का नाम है सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी। ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग इससे रिलेटेड आंसर लिखिएगा आप लोग जरूर से मेंशन कीजिएगा। और इसमें ये कहा गया था, इनफैक्ट इम्पॉसिबिलिटी एंड फ्रस्ट्रेशन आर ऑफन यूज्ड एज इंटरचेंजेबल एक्सप्रेशन। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है और जस्टिस मुखर्जी ने इसको फ्रस्ट्रेशन को इस तरह से एक्सप्लेन किया था। तो मैं आर.के. बांगिया की बुक फॉलो करती हूँ, उसमें आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों के पास आर.के. बांगिया की बुक है तो वहां पे देखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन जहां पे लिखा हुआ है, वहां पे जस्टिस मुखर्जी ने कैसे एक्सप्लेन किया है इस केस को, उसकी पूरी वर्डिक्ट लिखी हुई है। और अगर नहीं है आप लोगों के पास आर.के. बांगिया की बुक तो आई थिंक दूसरे बुक्स में भी होंगी, या फिर इंटरनेट तो है ही बेस्ट ऑप्शन, सर्च कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर से इसका मेंशन होना चाहिए मेंस के आंसर राइटिंग में, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब ही कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, इसको ही वॉइड माना जाता है। इसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कहा जाता है। तो इसमें दो केस में, 2 टाइप्स के सिचुएशंस में इसको अप्लाई किया जाता है। जो पहले प्रॉब्लम नहीं था, पहले इम्पॉसिबल नहीं था, बाद में इम्पॉसिबल हुआ है। कौन से केस में? वेयर द परफॉर्मेंस बिकम्स फिजिकली इम्पॉसिबल, जब फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है बिकॉज ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात हो रही है करने की परफॉर्मेंस को, वही अगर डिसअपियर हो जाता है, फिजिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, तो फिर वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई होगा। और दूसरा है वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज हैड इन माइंड फेल टू मटेरियलाइज, अगर फेल कर जाता है। और इसी का सही एग्जांपल मैंने आप लोगों को केस लॉ बताया, सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बांगुर एंड कंपनी का। और एक इंपॉर्टेंट केस है इसका, क्रेल वर्सेस हेनरी। क्रेल वर्सेस हेनरी के केस में क्या हुआ था, एक फ्लैट हायर किया गया था व्यू करने के लिए कोरोनेशन प्रोसेशन। ठीक है, कोरोनेशन प्रोसेशन किंग का, किसी किंग के प्रोसेशन का देखने के लिए एक फ्लैट को हायर किया गया था, भाड़े में ले लिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उस राजा की इलनेस के वजह से वो कोरोनेशन प्रोसेशन ही कैंसिल कर दिया गया। तो बाद में इम्पॉसिबल, मतलब जिस सब्जेक्ट मैटर ही नहीं हो पाया ना, ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टीज हैड इन माइंड फेल टू मटेरियलाइज। जिसके पास वो भाड़े में लेने के लिए आया था, उस घर के ओनर को भी यही पता था कि वो मेरे छत से या मेरे रूम से जा करके प्रोसेशन देखेगा। जो फ्लैट हायर करने आया था उसको भी पता था वो फ्लैट क्यों हायर कर रहा है, लेकिन बाद में जब पता चल जाता है कि वो प्रोसेशन वहां से गुजरेगा ही नहीं क्योंकि राजा की तबीयत खराब हो गई है, तो दोनों को पता है ये नहीं हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ जाएगी, जो कि बाद में आफ्टरवर्ड्स इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज दैट द डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट occurs automatically. It does not depend on the choice or election of either party. यहाँ पे किसी तरह का चॉइस या इलेक्शन की बात नहीं है, ये सपोज ए चूज कर रहा है, बी नहीं चूज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाता है।
अब कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स देख लेते हैं फ्रस्ट्रेशन के ऊपर कि कब फ्रस्ट्रेशन जो है अप्लाई होगा। सबसे पहला ग्राउंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अगर सब्जेक्ट मैटर का ही डिस्ट्रक्शन हो जाता है उस केस में तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है एग्रीमेंट को फुलफिल करने की, परफॉर्म करने की। इसका केस है टेलर वर्सेस कार्डवेल का, ठीक है। देयर ए प्रॉमिस टू लेट आउट ए म्यूजिक हॉल। यहाँ पे ये जो केस है टेलर वर्सेस कार्डवेल का, यहाँ पे क्या हुआ था, ए और बी का एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि सपोज बी का एक बहुत बड़ा म्यूजिक हॉल है और वो उसको 4 डेज के लिए रेंट पे लेगा। उस म्यूजिक कंसर्ट होगी, उसमें बाहर के बड़े बड़े आर्टिस्ट आएंगे, उसमें परफॉर्मेंस होगी, इस तरह का फंक्शन के लिए उसने रेंट पे ले लिया था। अब क्या हुआ, जैसे ही फंक्शन का डेट नजदीक आया, जो हॉल है म्यूजिक का हॉल जिसको कि रेंट पे लिया गया था, उसमें फायर लग जाती है। आग लग जाने की वजह से वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसमें ए जो है केस करता है बी के ऊपर, क्योंकि बी का हॉल था। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा, क्योंकि वो जिस सब्जेक्ट को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट बना था वो ही खराब हो चुका है, वो फायर लग चुका है और वहां पे किसी की भी गलती नहीं थी, किसी तरह के नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हुई है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर पहला ग्राउंड है। सेकंड ग्राउंड है चेंज ऑफ सर्कमस्टांस। जब सर्कमस्टांसेस में ही चेंज आ जाए तब भी उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर पाना पॉसिबल नहीं है, एग्रीमेंट को फुलफिल परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। Suppose there were a ship was chartered to carry some goods, but before it could proceed, there was an explosion in the ship boiler, making it impossible to undertake the journey in the scheduled time. Held that the change in circumstances amounted to frustration of contract. एक परफॉर्मेंस हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ था कि एक शिप जो है बहुत सारे सामान को लेकर इधर से उधर करेगा, लेकिन जर्नी स्टार्ट होने से पहले जिस शिप से जाना था वो शिप में ब्लास्ट हो जाता है, किसी तरह से वो जल जाता है। तो वो कहां से वो शिप लेके जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये हो गया चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस में। थर्ड होता है नॉन अकरेंस ऑफ कंटेम्पलेटेड इवेंट, ठीक है। अगर जो पहले से तय था वही अगर नहीं होता है, जैसे टेलर वर्सेस क्रेल वर्सेस हेनरी के केस में मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, वो म्यूजिक हॉल वाले या प्रोसेशन वाले केस में, तो प्रोसेशन हुआ ही नहीं, राजा बीमार हो गया। तो वो फोर्थ आता है डेथ और इनकेपेसिटी ऑफ पार्टी। डेथ हो जाती है पार्टी की, तो या फिर पार्टी ही इनकेपेसिटी हो जाता है, वो मतलब उस तरह से वो लायबल नहीं रह पाया, पहले जैसा नहीं है, तो उस समय जो है डेथ हो जाती है, किसी तरह से बीमार हो जाता है, पागल हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस समय वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। किसी तरह से इंटॉक्सिकेटेड वे में चला जाता है, जिससे कि उसका नॉर्मल इलाज हो पाना मुश्किल है, या उसका कुछ इलाज हुआ ही नहीं है, तो उस केस में भी वो हो जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट है गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। सपोज कोई एग्रीमेंट बना, ठीक है, कि अभी क्योंकि कोरोना का इतना ज्यादा चल रहा है, आपस में मैंने और आप में ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि तुम मुझे 1 हफ्ते के अंदर वैक्सीन लाके दे दोगे। तो यहाँ पे तो इम्पॉसिबिलिटी है, कहाँ से वैक्सीन लाके वो देगा, अगर वो नहीं बना पाया, कहीं नहीं मिल रहा है और वो कह देता है कि हाँ वो ला करके देगा, तो वो शुरू से ही वॉइड है, क्योंकि मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है अभी भी। तो ये इस तरह है, तो ए और बी तक ही सीमित नहीं रहेगा, पहले गवर्नमेंट उसको देखेगी, इस तरह का कुछ रूल्स बन सकता है। तो ये हो गया गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बातें। और उसके बाद आता है इंटरवेंशन ऑफ वार। हाँ, अगर वार हो जाता है, गवर्नमेंट ने वार डिक्लेयर कर दिया, दो देश के बीच में दो कंट्री के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सपोज 2 लोग 2 कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन आपस में उस दोनों कंट्री में वार हो जाता है, तो उस केस में भी फुलफिल हो पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ केसेस, यही कुछ ग्राउंड्स है जिसमें कि फ्रस्ट्रेशन अप्लाई होगा।